नमस्कार दोस्तों, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर मैं विश्व वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे साइंस में फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस की। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपकी आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा सीबीटी 2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए ये आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है क्या होता है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये किसका मात्रक हो जाएगा, दूरी का मात्रक हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश एक वर्ष में जो दूरी तय कर रहा है उसको बोलते हैं। अब देखिए एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो मीटर में बात करें तो 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर के बराबर होता है। ये ध्यान में रखिएगा, कभी कभी कन्वर्जन भी पूछता है। और क्या है, प्रकाश वर्ष के बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं नूरी वर्ष, ये भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश वर्ष का एक और नाम क्या है, नूरी वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष के अलावा और जो दूरी के बड़े मात्रक हैं वो है आपके पारसेक होता है। ठीक है, एक पारसेक। तो पारसेक और प्रकाश वर्ष में क्या संबंध होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर होता है एक पारसेक। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा परीक्षा के लिए। अब जो बाकी ऑप्शंस जो दे रखे हैं उस पर भी हम बात कर लेते हैं। बाकी ऑप्शंस जो दे रखा है वो समय, तो समय का जो मात्रक होता है, समय को हम किससे मापते हैं, सेकंड से मापते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अलग अलग पद्धति है, लेकिन सभी पद्धतियों में अगर समय के बारे में बात करें तो उसके लिए सेकंड ही यूज होता है। ठीक है, दूरी के लिए अगर ऐसा ही पद्धति के बारे में बात करें तो यहाँ प्रश्न के हिसाब से तो प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी हो गई। ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ये तो हो गई बात, लेकिन दूरी को किस में मापा जाता है, मीटर में मापा जाता है। ऐसा ही पद्धति में याद रखिएगा। वेग को किस में मापा जाता है, वेग को मापा जाता है मीटर प्रति सेकंड से मापा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारी तरफ हमको दिया रखा है कि एमकेएस प्रणाली में बल की इकाई पूछा है। ठीक है, तो एमकेएस प्रणाली के बारे में बात किया है। हम समझते हैं कि मापन की कितनी प्रणाली या पद्धतियां होती है। तो देखिए मापन की जो पद्धतियां होती है उनमें पहला जो होता है वो एसआई होता है, दूसरा होता है आपका एफपीएस बोलते हैं, तीसरा हो गया आपका सीजीएस और चौथा है आपका एमकेएस। तो ये पद्धतियां होती हैं, मापन की 4 पद्धतियां होती हैं। तो हमको अभी किस में पूछा है, एमकेएस पद्धति में पूछा है। किसकी इकाई पूछा है, बल की इकाई पूछा है। तो बल की इकाई जो होती है वो होती है न्यूटन एमकेएस पद्धति में। ठीक है, एमकेएस पद्धति में बल की जो इकाई होती है वो न्यूटन होती है। और बाकी अगर ऑप्शंस की तरफ चलें तो बाकी ऑप्शंस में आपको मिलेगा, यहाँ पे देखिए जूल दे रखा है। तो जूल जो होता है वो किसका मात्रक होता है, जूल जो होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, उसके अलावा किलोग्राम में किसको नापते हैं, द्रव्यमान को नापते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, और न्यूटन मीटर जो हो गया ये आपका हो गया जड़त्व का, इनर्शिया जिसको कहते हैं। तो इतना चीज आपको ध्यान में रखना एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको दे रखा है कि एक बार बराबर होता है, हम पहले समझते हैं बार क्या है। बार जो होता है वो दाब की इकाई है। ठीक है, प्रेशर को मेजर किया जाता है बार से। अब बार और यहाँ पे पास्कल में दे रखा है, तो पास्कल भी किसकी इकाई है, दाब की इकाई है। तो दोनों में संबंध पूछा है, तो हम समझते हैं कि संबंध क्या होता है। तो देखिए एक बार बराबर क्या होता है, ध्यान रखना, ये होता है 10 की घात 5 पास्कल। ठीक है, पास्कल ये होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा और जो इकाई है उसमें भी संबंध जान लीजिए। एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। तो दोनों में से किसी से भी पूछा जा सकता है प्रश्न। तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, 10 की घात 5 पास्कल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। ठीक है, हमको पूछा है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन किसका मात्रक होता है, ल्यूमेन जो होता है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इससे पूछा गया है क्वेश्चन कि ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो हमेशा याद रखना है क्या, ज्योति फ्लक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कैंडिला किसका मात्रक है। ठीक है, कैंडिला किसका मात्रक है। तो कैंडिला जो होता है आपका वो होता है किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि किलोवाट घंटा, यहाँ प्रश्न में पूछा है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। ठीक है, ये प्रश्न में पूछा गया है कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। तो किलोवाट घंटा जो होता है वो होता है ऊर्जा की इकाई होती है। ठीक है, कौन सी प्रकार की ऊर्जा है, ये विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है, ध्यान में रखना है ये।
अब बाकी ऑप्शंस की तरफ अगर ध्यान दें तो बाकी ऑप्शन जो दे रखा है वो है शक्ति। तो शक्ति का मात्रक क्या होगा? शक्ति का मात्रक जो होता है वो होता है वाट। आवेग की बात करें तो आवेग का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन सेकंड, ठीक है। इसके अलावा बल का जो मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको ध्यान में रखनी है एग्जाम के पर्पज से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है कि कोणीय वेग की विमा क्या होगी। तो जानते हैं पहले कोणीय वेग। कोणीय वेग का पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय वेग के लिए फॉर्मूला होता है वेग बटे आर, ठीक है। आर मतलब त्रिज्या। तो वेग के लिए सूत्र क्या होता है? एल टी माइनस वन होता है, ठीक है। एल टी माइनस वन होता है। क्यों होता है भाई? देखिए मीटर, वेग को किस में मापते हैं? मीटर प्रति सेकंड में, ठीक। मीटर के लिए क्या हो जाता है? मीटर क्या एक प्रकार की लंबाई, लेंथ है, तो एल से डिनोट करते हैं, ठीक। सेकंड है यानी कि क्या है? टी यानी टाइम। तो इसको जब टी को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एल टी माइनस वन, ठीक। रात में एक माइनस एक हो जाएगा। अब यहाँ पे हम रख दिए वी की जगह एल टी माइनस वन। आर क्या है? त्रिज्या है। तो आर त्रिज्या है, तो त्रिज्या क्या है? एक प्रकार का लेंथ ही है। तो यहाँ पे भी हम क्या रखेंगे? एल ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ एल से एल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका? टी की घात माइनस वन बचेगा। अब बाकी इकाई बाकी को भी रखना है, एम और एल को भी रखना है, तो क्या रखेंगे? एम के साथ जीरो और एल के साथ भी जीरो। आपका क्या आ जाएगा? एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है कि त्वरण की इकाई क्या है। तो त्वरण क्या होता है? त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन, ठीक है। वेग में परिवर्तन बटे क्या होता है? समयांतराल। तो ये हो गया आपके लिए त्वरण का फॉर्मूला। अब त्वरण के फॉर्मूले से हम इसका इकाई भी निकाल सकते हैं। इकाई निकालना है, क्या करना है? वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन किससे दर्शाया जाएगा? मीटर प्रति सेकंड से दर्शाया जाएगा वेग में परिवर्तन को, बटे समयांतराल को किससे दर्शाया जाएगा? सेकंड से। तो इसको क्या लिख सकते हैं? मीटर प्रति सेकंड की घात 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको दे रखा है वो है कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। किलोमीटर से पूछा है, किसमें? मिलीमीटर में। तो लाइन से निकालते आएंगे। 1 किलोमीटर सबसे पहले निकालिए मीटर में। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, ठीक है। अब 1000 मीटर में आ गया है, मीटर से किस में निकालेंगे? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में निकालना है, क्या करना पड़ेगा? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए यहाँ पे कितने का गुणा कर देंगे? 100 का। तो ये आ जाएगा किसमें? सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर से निकालना है किसमें? हमको निकालना है मिलीमीटर में इसके आगे। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10 मिलीमीटर। तो इन सभी को गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3 2 5 और 1 6 जीरो लग जाएंगे यहाँ पे। ये हो गया आपका। तो इसका ऑप्शन के हिसाब से आप देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे, ठीक है। 10 लाख मिलीमीटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गति के नियमों का प्रतिपादन, किसके नियम बोल रहे हैं? गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये तो सभी को मालूम है, ठीक है, कि गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब इसके अलावा जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आर्किमिडीज, तो आर्किमिडीज ने किसका प्रतिपादन किया था? उत्प्लावकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आर्किमिडीज ने। न्यूटन ने तो गति के नियम हो गया। आइंस्टीन ने सापेक्षवादिता का जो सिद्धांत होता है, सापेक्षता का सिद्धांत है, का सिद्धांत, ठीक। इसके अलावा आपका ये होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये भी इसका आविष्कार किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था। और ध्यान में ये रखना है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए ही अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल का पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। डार्विन ने क्या किया था? डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। तो ये इस तरीके से आपके इसमें अभी पूछा है गति के नियम, तो गति के नियम से हो जाएगा आपका ऑप्शन बी न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम से किस नियम की परिभाषा मिलती है, ठीक है। तो किस राशि की परिभाषा मिलती है? तो हमको यहाँ राशि पूछा है, कौन से नियम? तो न्यूटन की गति के कुल 3 नियम हैं। तो उसमें जो पहला नियम है वो क्या कहता है कि पहला नियम, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, या यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगा दिया जाए, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना किया जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली किसके बारे में बात कर रहा है कि एक वस्तु जो है अपनी गति को बनाए रखती है,
ठीक है, वो एक समान अपनी गति को बनाए रखती है, उस पर चेंजेस नहीं आता। कब तक नहीं आता? जब तक कि उस पर कोई बल ना लगा दिया जाए। तो ये बेसिकली किसको बता रहा है? वस्तु की एक समान गति के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो किसको बताता है? एक समान गति को बताता है। वहीं दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम बताता है संवेग के नियम को बताता है। ठीक है, संवेग से संबंधित है दूसरा नियम। और तीसरा नियम है जो वो है क्रिया प्रतिक्रिया बल से संबंधित है। तो इस तरीके से तीनों याद रखना है हमको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है कि न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो न्यूटन की गति का जो पहला नियम है वो जड़त्व की व्याख्या करता है। अभी मैंने बताया कि कोई वस्तु अगर अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है, वो चाहे विरामावस्था में रहे चाहे गति अवस्था में रहे, तो वही क्या प्रकार का गुण है? अपनी अवस्था को बनाए रखने का जो गुण होता है उसको बोलते हैं जड़त्व। तो ये पहला नियम में बताया गया है। न्यूटन की गति का पहला नियम को भी जड़त्व का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला नियम। ठीक है, अगला है कि जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो देखिए ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग होता है। स्टूडेंट्स को लगता है कि ये लगता है कि जड़त्व का नियम है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम से मिलता जुलता है, तो न्यूटन नहीं दिया हुआ है। नहीं, इसका उत्तर न्यूटन नहीं है। ये इसका उत्तर जो होता है वो क्या है? आपका गैलीलियो है। सबसे पहले गैलीलियो ने बताया था कि जड़त्व नाम की कोई चीज जो है एग्जिस्ट करती है, किसी इस टाइप की एक चीज अस्तित्व रखती है। तो इसको गैलीलियो ने बताया। न्यूटन ने क्या किया कि उस जड़त्व के नियम को विस्तृत वर्णन करके उसका विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, तो इसलिए ये जब न्यूटन ने जब बताया तो उसने अपने गति का प्रथम नियम में जड़त्व के बारे में बताया। लेकिन जड़त्व का अवधारणा जो आई है वो अवधारणा कहां से आई है? किसने दिया उस अवधारणा को? गैलीलियो ने दिया। तो इसका आंसर ए होगा, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो यहाँ पे हमको पूछा गया है गुरुत्वाकर्षण नियम। तो गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन है? इसका आविष्कारक कौन है? न्यूटन है, ध्यान रखेंगे। ठीक, गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में। और एडिसन जो थे इन्होंने किसका आविष्कार किया था? थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब का आविष्कार किया था। फैराडे की क्या नियम है यहाँ पे? विद्युत अपघटनी सिद्धांत। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम। थोड़ा गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में जान लेते हैं कि यदि दो पिंड हैं जिनका पहले का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का द्रव्यमान m2 है, दोनों के बीच की दूरी क्या है? r है, तो इनके बीच एक प्रकार का बल कार्य करता है। ठीक है, इस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। और ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के, और उसके अपॉन में आ जाएगा ये r का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये होता है आपका। अब जब यहां से ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे लग जाता है बराबर का चिन्ह। तो F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल्स में भी काम आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है कि m द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है। पिंड के संवेग में परिवर्तन ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ये एक दीवार है, इस पर कोई पिंड है ये जो जाकर क्या होता है? इससे टकराता है। अब इसका क्या क्या दिया हुआ है? पिंड का द्रव्यमान मालूम है। द्रव्यमान क्या है इसका? m। ठीक है, और वेग, जिस वेग से ये जा रहा है वो वेग है v। ठीक है, अब क्या करता है? ये टकराता है, टकराने के बाद वापस आता है। यहां से टकराया और वापस आ रहा है, मान लीजिए इधर। ठीक है, तो इसका जो द्रव्यमान है वो बदलेगा क्या? द्रव्यमान नहीं बदलना है, तो बदलेगा क्या? v बदलेगा। तो v क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या बोला है? उसी चाल से वापस आता है, बोले ना, तो उसी चाल से आता है तो v रहेगा, लेकिन चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। क्यों चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा? जब ये टकरा रहा है तो हम इसको प्लस का साइन लिए हैं, तो अब चूंकि उससे विपरीत दिशा में गति कर रहा है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? -v हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या बोला है? संवेग में परिवर्तन। तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग। ठीक है, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग। तो चलिए देख लेते हैं। अगर पहले टकराने से पहले अगर संवेग के बारे में बात करें तो मान लेते हैं वो क्या है? P1 है। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mv। ठीक है, mv हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान गुणा वेग या जो चाल हो उस दोनों का क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो P1 इज इक्वल्स टू mv हो जाएगा। फिर P2, टकराने के बाद का संवेग देख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? m, और v क्या है? चूंकि माइनस में है तो इसको हम माइनस में रखेंगे, विपरीत दिशा हो जा रही है। अब क्या हो जाएगा? P2 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? -mv। अब परिवर्तन निकालना है। परिवर्तन अगर निकालना है तो परिवर्तन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंतिम संवेग से माइनस करना पड़ेगा प्रारंभिक संवेग को। तो यहां से हो जाएगा आपका P2 का मान है क्या? -mv, और -P1 का मान क्या है? mv।
तो ये हो जाएगा, दोनों माइनस होने की वजह से जुड़ जाएगा, ये -2 MV आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ रहा है -2 MV। तो चूंकि संवेग में परिवर्तन बोलने बोला है, चिन्ह किस चीज को बता रहा है? चिन्ह ये है कि दिशा ऋणात्मक है, दिशा जो है विपरीत है। अगर कभी भी ऋणात्मक चिन्ह आता है तो दिशा क्या है? विपरीत है, ये बताता है। लेकिन हमको यहाँ पूछा संवेग में परिवर्तन, यानी कि जो परिमाण है उसका, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड है वही बस बताना है। तो वो बताना है तो कैसे बताएंगे? सिर्फ हम क्या लेंगे उसका 2 MV। ठीक है, माइनस का चिन्ह नहीं लेंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह दिशा को बताता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 2 MV, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, रॉकेट खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और बाकी जो है ऊर्जा संरक्षण है, यहाँ पे देखिए बर्नौली का प्रमेय है, एवोगाद्रो का परिकल्पना है। ठीक है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये होता है, यदि कोई भी वस्तु किसी वेग से गति करता है तो उसका जो संवेग होता है वो क्या होता है? नियत होता है। देखिए संवेग के लिए अभी मैंने बताया, संवेग को अगर P से डिनोट किया जाए तो M और V होता है इसका फॉर्मूला, M गुणा V। ठीक है, अगर कोई वस्तु है जो क्या है? M द्रव्यमान का है और V वेग से ये गति कर रहा है। ठीक है, तो संवेग क्या आएगा? उसका संवेग आ जाएगा इसके द्रव्यमान और उसके वेग का गुणा। यानी कोई वस्तु अगर एक समान वेग से गति कर रहा है, ठीक है, तो उसका संवेग क्या रहेगा? नियत रहेगा, ये फॉर्मूला कहता है। ठीक है, अब देखिए बाकी भी देख लेते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती न ही नष्ट की जा सकती, केवल इसका रूपांतरण होता है। ठीक है, और देख लेते हैं बर्नौली का प्रमेय क्या कहता है। बर्नौली का प्रमेय यही कहता है कि यदि कोई असंपीड्य और अशांत द्रव किसी धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके कुल ऊर्जा क्या होती है? नियत होती है। ये क्या कहता है? बर्नौली का प्रमेय है। अब एवोगाद्रो परिकल्पना क्या होता है? एवोगाद्रो परिकल्पना ये कहता है कि मान लीजिए इसमें दो गैस हैं ऐसे, ठीक है, और इन दोनों का जो ताप और दाब जो है समान है, दोनों में ताप और दाब समान है। तो ऐसा अगर हो, स्थिति ये हो, तो इसमें जितने गैस के अणु होंगे उतने ही अणु इस गैस के होंगे, दोनों के अगर क्या समान हो? ताप और दाब। तो ये है एवोगाद्रो परिकल्पना। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है? वेक्टर राशि कहने का मतलब होता है सदिश। ठीक है, सदिश राशि कौन सी है ये हमसे पूछ रहा है, इनमें से कौन सा सदिश राशि? तो देखिए सदिश राशि को याद रखने का एक ट्रिक होता है, मैं ट्रिक आपको बताता हूं। देखिए ट्रिक क्या है? विषुवत बल। ठीक है, विषुवत बल। अब विषुवत में जो ये विषु वर्ड दिख रहा है, इससे क्या बनता है? विषु से क्या बना है? क्या बनेगा? विस्थापन। ठीक है, फिर ये जो व दिख रहा है आपको, इस व से बन रहा है वेग। ठीक, ये जो त दिख रहा है, त से बनता है त्वरण, और ये तो बल है ही, तो बल के लिए तो बल ही लेंगे। ठीक है, तो ये आपका सदिश राशियां होती हैं इतनी, इसको आपको याद रखना है कि तरीका क्या होगा? विषुवत बल। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी राशि सदिश है। तो सदिश जो राशि है इनमें से कौन सा है? देख लीजिए, यहाँ पे बल दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए में है बल, तो सदिश राशि क्या हो गया? बल। अच्छा, थोड़ा सदिश और अदिश के बारे में जान लेते हैं। सदिश, ठीक है, सदिश में क्या होता है? दिशा प्लस परिमाण होते हैं। ठीक है, सदिश में क्या होते हैं? दिशा प्लस परिमाण होते हैं। और अदिश में क्या होते हैं? अदिश में दिशा नहीं होते, केवल क्या होते हैं? परिमाण होते हैं। परिमाण मतलब उसका मान या उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हो गया आपका अदिश और ये हुआ सदिश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है मतलब क्या पूछा है यहाँ पे? कौन सा अदिश है ये पूछा है। सदिश नहीं मतलब क्या है? वो अदिश है। अब अदिश है तो अदिश को भी एक ट्रिक होता है, इस ट्रिक से हम समझते हैं अदिश को। ये देखिए, इसका तरीका है उस आर्द्रता को चाबी दो। ये तरीका एक लाइन आप याद रखिए। ठीक है, यहाँ पे ऊ से क्या बनता है? ऊ से बनता है ऊर्जा। स से क्या बनता है? समय।
ये अ से क्या बनता है, आ से आयतन, ठीक है। द्र से क्या बनता है, द्रव्यमान। त से, ता से क्या बनता है, ताप। क है यहाँ पे, क है, क से क्या बनता है, कार्य। च से चा से बनता है चाल। वी से क्या बनेगा, ये वी से बनता है विद्युत धारा। ये द से क्या बनता है, दाब। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका। तो अब आगे आप देखते हैं, यहाँ पे पूछा क्या है, अदिश। सदिश नहीं है मतलब कौन सा अदिश है, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे अदिश राशियों में क्या दिख रहा है, यहाँ से द्रव्यमान। यहाँ पे देखिए ये द्रव्यमान है, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता। किसी सदिश का परिमाण क्या नहीं हो सकता कभी। देखिए कोई भी सदिश है तो उसका जो परिमाण है या उसका जो मान है वो कभी क्या नहीं हो सकता, उसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता ऋणात्मक, ऋणात्मक कभी भी आप फिजिक्स में कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और माइनस का चिन्ह आता है, वो इस चीज को बताता है कि दिशा क्या है, विपरीत है। क्योंकि सदिश की बात हुई है, सदिश की दिशा निश्चित रहती है, तो विपरीत दिशा का तो प्रश्न उठता ही नहीं यहां से। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो कभी भी सदिश का परिमाण क्या नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता। शून्य हो सकता है, इकाई सदिश भी होता है, धनात्मक सदिश भी होता है, लेकिन ऋणात्मक सदिश कभी नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा ऋणात्मक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि अदिश राशि कौन सा है। तो अदिश राशि अभी हम लोग किए हैं, ठीक है, अदिश राशि अभी किए हम लोग। तो अदिश राशि में देखिए ये जो हमने लिखा था, ये अदिश राशि का लिस्ट बनाए थे। यहाँ पे क्या है, देखिए ऊर्जा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ऑप्शन में क्या मिल जाएगा, ऊर्जा मिल जाएगा, ये देखिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए ऊर्जा, ठीक है। ये एक अदिश राशि है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, एक लड़के का भार पृथ्वी पर कितना दिया हुआ है, 600 न्यूटन है, तो इसका चंद्रमा पर भार होगा, ठीक है। तो हमको पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार दिया हुआ है, चंद्रमा पे उस व्यक्ति का भार ज्ञात करना है। तो पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का मान कितना है, 1/6। मतलब कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण का मान है उसका 1/6 क्या है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का मान है। अब देखिए चूंकि भार दे रखा है, भार कितना दिया है पृथ्वी पे, 600 दिया हुआ है, 600 न्यूटन, ठीक। अगर ये पृथ्वी पे दिया हुआ है और चंद्रमा पे इसका निकालना है, तो आप जो भी भार दिया रहेगा उसको 6 से भाग दीजिएगा। 6 से भाग देंगे इसको तो याद आएगा 100, तो ये हो जाएगा आपका 100 न्यूटन, ठीक है। 100 न्यूटन हो जाएगा, 100 न्यूटन उस व्यक्ति का चंद्रमा पर भार निकल, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 100 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका मात्रक है। तो न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक इसका निकालने के लिए देखिए F = ma देखते हैं, ठीक। F क्या है, जहां पे बल है, ठीक है, बल है, बराबर m क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, और a क्या है, गुणा a मतलब होता है त्वरण, ठीक है। तो अगर सभी का मात्रक रख दिया जाए, ठीक है, किससे मापते हैं, देखिए बल को मापा जाता है किससे, बल को मापा जाता है न्यूटन से, ठीक। द्रव्यमान को मापा जाता है किससे, किलोग्राम से, गुणा त्वरण। इसको त्वरण का मात्रक रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए निकल के क्या आएगा, यहां से देख लेते हैं। न्यूटन के बटे में अगर क्या आ जाए, किलोग्राम, तो ये किसके बराबर में आएगा, त्वरण के। तो आपको प्रश्न में तो यही पूछ रहा है ना, न्यूटन प्रति किलोग्राम, यही तो है न्यूटन प्रति किलोग्राम, किसका मात्रक है ये, त्वरण का। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ए सही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार दे रखा है कितना, 29.4 न्यूटन, ठीक है। तो है उसका द्रव्यमान कितना है पूछ रहा है, ठीक है। भार दे रखा है, द्रव्यमान पूछ रहा है, तो भार और द्रव्यमान में संबंध क्या होता है, W = होता है mg, ठीक है। W होता है mg। तो यहां पर W मतलब भार, m मतलब द्रव्यमान, g मतलब गुरुत्वीय त्वरण। अब देखिए यहां पे हम मान रख देते हैं, W का मान कितना है दिया है क्वेश्चन में, 29.4, ठीक है, बराबर m हमको ज्ञात करना है, g का मान कितना होता है 9.8, ठीक है, 9.8 होता है, ये हमको याद रखना है। अब ये हो जाएगा भाग 29.4 बटे में आ जाएगा 9.8, ये किसके बराबर आएगा, m के बराबर आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोनों के पास दशमलव के बाद समान अंक है, दशमलव का चिन्ह हट जाएगा, ये हो जाएगा 294 बटा कितना आ जाएगा 98। इसको भाग दे देते हैं, 14 से भाग देंगे, 14 दूनी 28,
फिर 1 बचेगा तो 14 एकम 14 आएगा। 14 से 7 बार में 14 सत्ते 98 और ये 7 से 3 बार में कट रहा है। तो यहां से m का मान क्या निकल गया, m का मान निकल रहा है 3 किलोग्राम। ठीक है, तो हमको जो प्रश्न पूछा गया है कि द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान कितना होगा, 3 किलोग्राम होगा। तो इसी टाइप्स के वीडियो देखने के लिए राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।